ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम सी प्रोग्रामिंग की चौथी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि जो वेरिएबल की कंसेप्ट कल मैंने आपको ब्रीफ किया था, उस वेरिएबल की कंसेप्ट को पूरी डिटेल में डिस्कस करूंगा। साथ में ही मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको टोकन कैसे काउंट करना है इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद सी प्रोग्रामिंग किन किन डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है और कौन सी डेटा टाइप कितना मेमोरी लेती है, इस संबंध में भी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स। क्लियर? सीधी सी बात है, अगर वेरिएबल अगर देखेंगे तो जो वेरी करता है वो वेरिएबल है, ठीक है, और जो वेरी नहीं करता है वो कांस्टेंट है। तो दो चीज़ है, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू जब भी आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा इसकी वैल्यू परिवर्तित होती है, बदलती है, उसको अपडेट हम कर सकते हैं, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने का जो रूल है वही आइडेंटिफायर लिखते समय जिन रूल का अपन फॉलो करते हैं वही सारे रूल लागू होते हैं। इसके लिए कोई नया रूल लागू नहीं होता है। केवल अपने को ये ध्यान रखना है कि सी में जो भी हम चीज़ें लिखें, जो भी कोडिंग करें, जो भी प्रोग्राम हम बनाएं, उसमें सभी चीज़ें स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। तो वेरिएबल होता क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करेंगे, वेरिएबल होता क्या है आप उसको समझिए। वेरिएबल it is a name of memory location. Variable holds a value for the program. जो आप प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें आपको वैल्यू को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको पानी पीना है तो आपको ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी वैल्यू उपलब्ध है, जैसे 5 ये एक वैल्यू है, ये कांस्टेंट है। अगर इस वैल्यू को कि मेमोरी लोकेशन में स्टोर करेंगे, मेमोरी में स्टोर करेंगे, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा इंटीजर x = 5। तो सीधी सी बात है, अब जो x की वैल्यू है वो 5 हो चुका है। अगर आपको लगता है कि इस x की वैल्यू को बदलना है तो आप लिखेंगे x = x + 10। तो क्या हो गया कि जो भी x का वैल्यू था उसके अंदर 10 और जुड़ गया। अब x का वैल्यू यहीं पर 15 हो चुका है। ये सीधा सा कंसेप्ट है। लेकिन अगर ये कांस्टेंट होता, जैसे अगर कहीं पर लिखा रहता है कॉन्स्ट इंटीजर x = 5, तो अब इस x की वैल्यू को आप बदल नहीं सकते। कॉन्स्ट लगते ही ये कांस्टेंट इंटीजर कांस्टेंट में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आप ये लिखते हैं x = 20 तो ये गलत हो जाएगा, x की वैल्यू अब बदलेगा नहीं। तो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों में अंतर भी मैंने आपको बता दिए और वेरिएबल की डेफिनेशन भी हमने देख लिए। वेरिएबल की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जब कभी भी हमें प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, तो हमें ऐसी मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं और उस मेमोरी लोकेशन को एक नाम देना होता है। तो अपन वेरिएबल के कंसेप्ट से इसको बहुत अच्छी से समझ सकते हैं। तो वेरिएबल इज ए नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन या एलियास नेम। एलियास मतलब जो उसका एग्जैक्ट नाम जो है वो नहीं है, कुछ दूसरा है। क्योंकि वेरिएबल जो मेमोरी में जगह लेते हैं उनकी जो एड्रेस होती है वो अनसाइंड इंटीजर में होते हैं। तो अनसाइंड की जो इंटीजर वैल्यू होती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। जैसे आप अपने मोबाइल में किसी की मोबाइल नंबर सेव करते हैं, तो मोबाइल नंबर सेव करते हैं तो उसका पूरा नंबर आप याद नहीं रखते क्योंकि ये नंबर 10 डिजिट की है, लेकिन आप नाम लिख देते हैं कि ये राम का मोबाइल नंबर है। तो जैसे ही आप राम ढूंढोगे या राम पे क्लिक करोगे वैसे ही उस मोबाइल नंबर पे घंटी चला जाएगा। तो सेम कंसेप्ट है, जो मेमोरी एड्रेस होती है वो अनसाइंड इंटीजर में होती है, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होती है। तो उसे याद रखना हमारे लिए बहुत टिपिकल काम है, ये टिपिकल टास्क है। उससे हम बचने के लिए, उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाइड करने के लिए फिर हम ये नेमिंग कन्वेंशन का ध्यान रखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, मैं जब नेमिंग कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ, कैपिटल और स्मॉल
ये दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, क्योंकि कैपिटल एक्स जब हम लिखते हैं इसकी वैल्यू अलग होती है, और स्मॉल एक्स जो लिखते हैं इसकी वैल्यू अलग होती है। जो आज की वैल्यू होती है, दोनों की आज की वैल्यू एक नहीं है, भले ही दोनों को हम दोनों एक्स ही है, लेकिन इसकी आज की वैल्यू और इसकी आज की वैल्यू में 32 का अंतर होता है। तो आपको ये समझना चाहिए, अगर कोई चीज़ कैपिटल में लिखा हुआ है, स्मॉल में अगर उसको हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे वो एक्सेस नहीं होगा, स्मॉल और कैपिटल, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है। कैपिटल में लिखने का अर्थ अलग होता है, स्मॉल में लिखने का अर्थ अलग होता है। जैसे मैंने यहीं पर वेरिएबल बनाया स्मॉल एक्स, ठीक है ना, स्मॉल एक्स इक्वल टू 5। अब मैं कैपिटल एक्स अगर यहाँ मैं लिखूँ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10, तो इस एक्स के लिए ये सीधा बोलेगा कि एक्स डिफाइन नहीं की गई है, कंपाइलर के लिए एरर वाली बात हो जाएगी। इसलिए आपको नाम का पूरा ध्यान रखना चाहिए, कैपिटल स्मॉल का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर कैपिटल स्मॉल का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्रोग्राम लिखेंगे तो फिर आपकी प्रोग्राम में एरर हो सकती है, क्योंकि जो चीज़ कैपिटल में लिखी गई है स्मॉल में लिखने पर उसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। तो वेरिएबल और जो कांस्टेंट है दोनों को हमने पढ़ लिया और दोनों को हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं जो सी में हम प्रोग्राम बनाते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, तो इसमें हमको ये समझना चाहिए कि किस प्रकार से टोकन को हम काउंट कर सकते हैं। आपको ये भी समझ में आना चाहिए। लेकिन इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब कभी भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर करने के रूल, जो आइडेंटिफायर का रूल है वो तो है ही है, लेकिन कुछ एक चीज़ें और आपको ध्यान रखना होगा। वेरिएबल की डेटा टाइप को आपको डिफाइन करना पड़ता है। सबसे पहले आपको वेरिएबल की डेटा टाइप लेनी होती है, उसके बाद में वेरिएबल का नाम को लेना होता है, ठीक है ना, वेरिएबल का डेटा टाइप, उसके बाद वेरिएबल का नेम आता है, इसके बाद आप, ये ऑप्शनल है कि आप यहीं पर वैल्यू इनिशियलाइज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, इक्वल लगा के, और फिर यहीं पर आपको वैल्यू लिखनी होती है, ठीक है। ये डिक्लेयर करने का, वेरिएबल डिक्लेयर करने का रूल है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिखूं इंटीजर x इक्वल टू 5, तो इंट क्या है, इस वेरिएबल का डेटा टाइप, जिससे कंपाइलर को पता चल रहा है कि जो x नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर की जा रही है उसमें जो वैल्यू स्टोर होने वाला है वो इंटीजर वैल्यू स्टोर होगा। आपने जिस टाइप की वेरिएबल डिक्लेयर की है उसमें उस टाइप की वैल्यू ही स्टोर करना है। अगर आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू वेरिएबल डिक्लेयर किए और उसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करना चाहे, x इक्वल टू 5.0 लिखने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगी, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये रियल वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये इंटीजर वैल्यू है, इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर नहीं किया जा सकता है ना, जो पूर्ण संख्या है वो यही है। और ये जो वैल्यू है इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करने की क्षमता है। अगर हम डबल की बात करेंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा डेटा टाइप में, जब हम डबल की बात करेंगे तो उसकी साइज़ जो है इंटीजर से मतलब डबल जो है वो 8 बाइट डेटा मतलब उसका जो साइज़ है 8 बाइट का होता है, और इंटीजर की जो साइज़ है वो 2 बाइट का होता है, ठीक है ना। तो साइज़ का अंतर तो है ही है, और वैल्यू के भी अंतर है, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर कर सकता है और ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकता है। तो एक बात का तो आपको ध्यान रखना होगा, जिस टाइप की वेरिएबल है उसमें उस टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहिए। आप चाहें तो वैल्यू यहीं पर स्टोर करिए, नहीं तो नीचे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा इंटीजर p इक्वल टू 25, ये डिक्लेयर भी हो गई, इनिशियलाइजेशन भी हो गया, है ना। अगर आप चाहें बाद में करने की तो आपने लिखा इंटीजर z इक्वल टू इंटीजर z करके आपने सेमीकोलन लगा दिया। तो इसका अर्थ क्या होता है अगर आप इस z को एक्सेस करोगे तो जो वैल्यू आपको प्राप्त होगा वो गार्बेज वैल्यू होगा, वो अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू होगा, इसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसलिए अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करें, अगर विशेष रूप से इंटीजर की वेरिएबल डिक्लेयर करें, तो आप ये लिखने की आदत बना लीजिए इंटीजर x इक्वल टू 0। बाद में भले ही आप x के अंदर में कुछ भी वैल्यू स्टोर करें, मेमोरी लोकेशन भी x नाम से रिजर्व हो गया और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या डाल दिया, 0 डाल दिया, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 0 नहीं डालेंगे, डिक्लेयर करके छोड़ देंगे और गलती से कहीं पर आप उस वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो गार्बेज मिलेगा, ठीक है। तो आप ये कोशिश करें कि इनिशियलाइजेशन इस समय करना है या बाद में करना है। मैं तो प्रीफर करता हूं कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करें, अगर आपको पता नहीं क्या वैल्यू स्टोर करना है
तो 0 स्टोर करके छोड़ दीजिए इंटीजर में, ठीक है ना। फ्लोटिंग में भी आप 0.00 करके स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप कैरेक्टर टाइप की लेते हैं, कोई वैल्यू नहीं स्टोर करें तो उसमें नल स्टोर कर दीजिए। तो कुछ एक बातें जो आपको प्रोग्रामिंग करते समय ध्यान देना चाहिए। अब हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हम टोकन को काउंट करें, है ना, कि टोकन को कैसे काउंट करें। मैं आपको उसकी विधि सिखाने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये टोकन आपको समझ में आ गई जो हमने कल पढ़ा था, तो आपको आगे के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, ठीक है। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ इंटीजर a, b, c। यहाँ पर इंटीजर भी एक टोकन है, a भी एक टोकन है, b भी एक टोकन है, c भी एक टोकन है, सेमीकोलन भी एक टोकन है, कॉमा भी एक टोकन है। तो मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर जो टोकन होंगे वो 7 होगा। क्लियर। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने लिखा c इक्वल टू a प्लस b माइनस 2। देखिए तो यहीं पर c भी एक टोकन है, इक्वल भी एक टोकन है, a भी एक टोकन है, प्लस भी एक टोकन है, b भी एक टोकन है, माइनस भी एक टोकन है, 2 भी एक टोकन है, ये भी सेमीकोलन भी एक टोकन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर जो टोकन होंगे वो 8 होंगे। इसमें जो है थे 1 2 3 4 5 6 7, इसके अंदर 7 टोकन थे, ठीक है ना। ये है, आपको इस प्रकार से करना है। और एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ एक्स। अब देखिए यहां पर टोकन कितने होंगे, यहां पर आप इसको काउंट करें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने टोकन होंगे। ये एक टोकन है, ये एक टोकन है, ये भी 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 है। तो 1 2 3 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसके अंदर जो टोकन होंगे वो 11 होगा, ठीक है ना। तो टोकन काउंट करना आपको आ जाना चाहिए। चलिए अब हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है डेटा टाइप। जो हमारा जो नया टॉपिक है अब वो है डेटा टाइप, क्योंकि वेरिएबल के साथ डेटा टाइप एसोसिएट रहती है। तो डेटा टाइप अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर वेरिएबल को समझने में आपको दिक्कत होगी। और डेटा टाइप समझना जरूरी क्यों होता है कि वो भी मैं आपको बता दूं। डेटा टाइप समझना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जो भी वैल्यू की ज़रूरत होती है स्टोर करने की, वो कैसे आप पता करोगे कि किसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगा, ठीक है ना। एक्स किस टाइप की वैल्यू होगा, वाई किस टाइप की वैल्यू होगा, जेड किस टाइप का वैल्यू होगा। जब आप ये निर्धारित कर लेते हैं तो फिर आपको प्रोग्राम बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए सी के अंदर डेटा टाइप रिच सेट ऑफ डेटा टाइप है। सी सपोर्ट्स रिच टाइप ऑफ डेटा टाइप, रिच सेट ऑफ डेटा टाइप्स। क्या क्या है इसमें, इंटीजर है, लॉन्ग है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है। मुख्य रूप से तो यही है। अगर हम बात करेंगे इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट, लॉन्ग, ठीक है। अब एक और होता है शॉर्ट, ठीक है। ये सब डेटा टाइप है। तो शॉर्ट के जो है वो 1 बाइट मेमोरी लेता है, इंटीजर जो है वो 2 बाइट मेमोरी लेता है, कैरेक्टर जो है 1 बाइट मेमोरी लेता है, डबल जो है वो 8 बाइट मेमोरी लेता है, फ्लोट जो है 4 बाइट मेमोरी लेता है। लॉन्ग को हम किसी के साथ भी लगा सकते हैं। अगर मैं लिखता हूँ लॉन्ग इंट तो कितना मेमोरी हो जाएगा, 4 बाइट हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूँ लॉन्ग डबल तो ये हो जाएगा 10 बाइट, है ना। सबसे ज़्यादा मेमोरी लेने वाला यही है। लॉन्ग का केवल लॉन्ग इंट के साथ किया जा सकता है, लॉन्ग डबल के साथ किया जा सकता है। आप ऐसा नहीं लिख सकते कि लॉन्ग फ्लोट, लॉन्ग शॉर्ट, ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है ना। इसके अलावा आप साइंड और अनसाइंड इंटीजर का भी उपयोग कर सकते हैं। साइंड और अनसाइंड में
वैल्यू की रेंज जो है उसमें अंतर आती है, लेकिन मेमोरी साइज में कोई अंतर नहीं आती है। क्योंकि अगर आपने थोड़ी बहुत भी कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़े होंगे तो जो भी नंबर की रिप्रेजेंटेशन में उसकी जो साइन रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं 0 और 1, 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर होता है, 1 का मतलब नेगेटिव नंबर होता है। तो उसमें एक बिट होती है जिसको हम कहते हैं साइन बिट। तो साइन बिट से ही पता चलता है नंबर पॉजिटिव है या नंबर नेगेटिव है। अगर आप कोई नंबर स्टोर कर रहे हैं, जैसे इंटीजर के कोई नंबर ले रहे है ना, इंटीजर x, तो इसके अंदर आप 32,767 से लेकर प्लस में है ना माइनस 32,768 के वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसके बीच में कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनसाइंड लिखते हैं तो अनसाइंड में आपको जो वैल्यू स्टोर करना है वो 0 से लेके 65,535 तक की वैल्यू होता है। अगर आप अनसाइंड लेते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होगी वो क्या होगी, 0 से लेके 65,535 तक। क्लियर? क्योंकि साइन बिट में हम अब नंबर को स्टोर करने लगे, साइन बिट का भी हम उपयोग करने लगे, इसलिए नंबर का रेंज बढ़ गया। लेकिन अनसाइंड होने पर आप इस बात का पूरा ध्यान रखें, अगर अनसाइंड इंटीजर है तो उसमें केवल और केवल पॉजिटिव नंबर ही स्टोर किए जा सकते हैं, नेगेटिव नंबर को आप स्टोर नहीं कर सकते। अगर अनसाइंड इंटीजर ले रहे हैं और उसमें माइनस में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ होगी। जब आपको पता है, आप बिल्कुल कंफर्म है कि जो भी वैल्यू आ रहा है वो नेगेटिव नहीं हो रहा है, वो केवल और केवल पॉजिटिव है, तो फिर उस केस में आपको अनसाइंड लेना चाहिए। लेकिन अगर आपको प्रोग्राम बनाते समय यह पता नहीं है कि जो वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं है ना, उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं या पॉजिटिव वैल्यू ही केवल स्टोर करना है, अगर ये कन्फ्यूजन में है तो बेटर होगा कि आप उसको इंटीजर ही रहने दें, उसके आगे लॉन्ग इंट आप नहीं, उसके आगे आप अनसाइंड इंट नहीं लिखें। अगर आप केवल इंट लिखते हैं तो भी ये साइंड वाला बन जाता है। आप चाहे तो साइंड इंट लिखे, आप चाहे तो केवल इंट लिखे, दोनों का अर्थ एक होता है। लेकिन अनसाइंड लिखने पर, ये बात का पूरा ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहने जा रहा हूं, अनसाइंड लिखने पर आप उसमें केवल और केवल नेगेटिव वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। जो कैरेक्टर है उसके वो 1 बाइट मेमोरी लेता है, तो 1 बाइट मेमोरी लेने पर क्या होता है, उसमें जो उसकी आस्की वैल्यू है वो नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है। लेकिन अगर अनसाइंड कैरेक्टर ले लेंगे और उसकी वैल्यू को आप टाइपकास्ट करोगे, कन्वर्ट करोगे, तो आपको केवल और केवल जो वैल्यू मिलेगा वो पॉजिटिव में मिलेगा, नेगेटिव में नहीं मिलेगा। ठीक है? मैंने अभी एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताया कि इंटीजर जो है इतने वैल्यू स्टोर करता है। आप कैसे ये चीज़ बताते हैं, कैसे आप कैलकुलेट करते हैं कि इसके अंदर में क्या डेटा स्टोर हो सकता है, क्या उसका रेंज है, इसके लिए फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है ना? जैसे इंटीजर के लिए -2 n - 1, 2 रेज़ टू पावर n - 1। अगर पॉजिटिव नंबर हो तो 2 रेज़ टू पावर n - 1। ठीक है? अब n क्या है? n नंबर ऑफ बाइट, नंबर ऑफ बिट है, नंबर ऑफ बिट है। तो यहां पर बाइट कितनी है? ये बाइट का मतलब 8 बिट्स है ना, 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, इस चीज का ध्यान रखें। तो 2 बाइट होने पर कितने हो गए? ये 16 हो गए। ठीक है? तो 16 कैसे? 0 से लेके 15 तक कितने हो गए? 0 से लेके 15 आप काउंट करिए, 0 को लेके, तो आपको जो नंबर है वो टोटल 16 मिलेगा। तो यहीं पर आप क्या लिखेंगे? 2 रेज़ टू पावर 15 - 1। ठीक है? तो आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं और वैल्यू आपके आएगा, नेगेटिव में साइन का अंतर होगा। यही जो रूल है वो सबके लिए लगता है। लेकिन जब हम अनसाइंड इंटीजर की बात करते हैं तो उसमें जो रूल है वो केवल और केवल ये रहता है कि अनसाइंड इंटीजर के लिए करूँगा तो 0 to
2n-1, ये वाला फॉर्मूला लगता है। और साइंड के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की रेंज तय होती है। तो जो भी साइंड नंबर होते हैं उसमें नेगेटिव भी स्टोर कर सकते हैं और पॉजिटिव नंबर भी स्टोर कर सकते हैं। अनसाइंड होने पर उसमें केवल नेगेटिव नंबर ही पॉजिटिव नंबर ही स्टोर हो सकता है, नेगेटिव नंबर स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं इसके साथ में, जब आप सी में प्रोग्राम बना रहे हैं, है ना, सी का कोई प्रोग्राम बना रहे और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, तो आप टर्बो सी का C++ की कंपाइलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी सॉफ्ट कंपाइलर है ना, वो ये आईडी है, इस आईडी में आप चलाते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट में आप tc/bin/tc लिखेंगे, एंटर दबाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में, तो सी ड्राइव में जब स्टोर होता है तो वो चीज़ फटाफट ओपन हो जाती है। नहीं तो उसकी आइकन को क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट एडिटर आता है, टेक्स्ट एडिटर में आप कोड लिखते हैं और कोड लिखने के बाद आपको Ctrl+F9, ठीक है, Ctrl+F9 प्रेस करना होता है। आप चाहे तो ऑल्ट के साथ F9 भी प्रेस कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ में F9 प्रेस करने पर भी आपको आउटपुट मिलेगा, लेकिन Ctrl+F9 और ऑल्ट F9 में अंतर है। अगर आप Ctrl+F9 करते हैं तो जो रिजल्ट का स्क्रीन है ना, getCS फंक्शन के द्वारा रुका रहता। लेकिन अगर ऑल्ट F9 करेंगे तो वो केवल कंपाइल तो हो जाएगा, लेकिन जो आउटपुट वाली स्क्रीन है उसको देखने के लिए फिर आपको ऑल्ट के साथ F5 करना पड़ेगा। क्लियर? Ctrl+F9 अगर आप करते हैं, जब प्रोग्राम का कंपाइलेशन करते हैं, कंपाइलेशन क्या है? कंपाइलेशन मतलब जो भी हमने सोर्स कोड लिखा है उसे मशीन कोड में परिवर्तित करना। अगर वो मशीन कोड में बदलेगा नहीं, तो फिर हमको आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं समझता। तो कंपाइल करने के लिए आपको जो सोर्स फाइल है, ठीक है ना, ये जैसे सोर्स फाइल है, इसका नाम आपने रखा माई प्रोग्राम.c, है ना, .c, ये सोर्स फाइल है। इसको हम क्या कहेंगे? सोर्स फाइल। क्लियर? अब इसको आप कहाँ भेजेंगे? आप इसको भेजेंगे कंपाइलर के पास। कंपाइलर, फिर कंपाइलर क्या करेगा? इसको आउटपुट फाइल में बदलेगा, है ना, जिसको हम कहते हैं exe। तो क्या बनेगा? माई प्रोग्राम.exe, ये वाला फाइल बनेगा। ठीक है, तो दो फाइल तो ये हो गया, लेकिन इसके बीच में दो फाइल और बनते हैं। एक बनेगा माई प्रोग्राम.obj, एक बनेगा माई प्रोग्राम.bak। तो BAK बनने से क्या होता है? अगर बाय मिस्टेक आपकी exe फाइल डिलीट हो गया तो आप सब चीज़ें हासिल कर सकते हैं, है ना। सोर्स कोड भी डिलीट हो गया तो भी आपको सब चीज़ें मिल सकता है। ये बैकअप के लिए BAK रिप्रेजेंट फॉर बैकअप, ये बैकअप फाइल है जिससे आप सोर्स कोड वगैरह पता कर सकते हैं, ठीक है ना। वो लॉस्ट होने से भी कोई दिक्कत नहीं है बैकअप के लिए। इसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोड बनता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है कि जो भी आप प्राइमरी सेकेंडरी हेडर फाइल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ उनकी लिंकिंग होती है, वो सब की डिटेल उसके अंदर स्टोर रहता है। जैसे आप ये लिखते हैं ना, हैश इंक्लूड stdio.h, तो ये जो कोड है, ठीक है ना, ये लिंकिंग होके इसके अंदर स्टोर रहता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट वाली फॉर्मेट में रहती है। तो और यही चीज़ें बैकअप के अंदर जाती है और फिर exe फाइल बनती है। ये आपके प्रोग्राम के कंपाइलेशन का मैटर है। कंपाइलेशन आप समझ गए। कंपाइलेशन का मतलब जो भी हमने कोड तैयार किया है उसके आउटपुट प्राप्त करने के लिए कुछ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को हम कहते हैं। तो सोर्स कोड को आप Ctrl+F9 से, ठीक है, भी प्राप्त कर, मतलब सोर्स कोड को आउटपुट में बदल सकते हैं।
आपको exe फाइल मिल जाएगा, नहीं तो ऑल्ट के साथ F5 करेंगे। ठीक है, एक तरीका तो क्या है कंपाइल करने के लिए, कंट्रोल प्लस F9, दूसरा ऑल्ट प्लस F9, और फिर आउटपुट देखने के लिए आपको लगाना पड़ेगा ऑल्ट प्लस F5। ठीक है ना, ये दो चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। इसमें कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन आउटपुट विंडो नहीं दिखेगा, आउटपुट विंडो के लिए आपको ये प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर कंपाइल भी हो जाएगा और आपको आउटपुट विंडो भी दिख जाएगा। अगले क्लास में हम कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स करेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको इस क्लास का पूरा आनंद आएगा। अगर आपको किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है सी प्रोग्रामिंग को लेके, जो मैंने अभी इन 4 क्लास में एक्सप्लेन किया है, बताया है, या इसी क्लास को लेके भी, तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से इसकी जानकारी दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी कन्फ्यूजन में दूर करूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।